उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। हम लोग थ्योरी ऑफ वेल्डिंग MW102 सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 4 वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ था। काफ़ी हद तक हम इसको कवर कर चुके थे। आज हम इसके जो नेक्स्ट हिस्से हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस से। हमने देखा था कि जो वेल्डिंग है उसको मेनली दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। वन वाज नोन एज फ्यूजन वेल्डिंग एंड द सेकंड वन इज़ नोन एज प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस। तो हमने जो फ्यूजन वेल्डिंग है उसको भी डिस्कस किया। फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्यूजन वेल्डिंग का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बेस मेटल को वेल्डिंग का अमल परफॉर्म करवाने के लिए मेल्ट करना ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड जो प्रेशर वेल्डिंग का प्रोसेस है उसमें जो टेम्परेचर आप लोगों ने बेस मेटल को प्रोवाइड करना है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम रहते हुए आप लोगों ने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। प्रेशर वेल्डिंग आर आल्सो नोन एज फोर्ज वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और प्लास्टिक वेल्डिंग। जो प्रेशर वेल्डिंग है इसके कुछ नाम और भी हैं। अक्सर औकात पेपर के अंदर आपको प्रेशर वेल्डिंग की डेफिनेशन पूछने का नहीं कहा जाता, लिखने का नहीं कहा जाता, बल्कि किसी और नाम से आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है। वो कौन कौन से नाम है? इसको फोर्ज वेल्डिंग भी कहा जाता है, इसको सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी, और इसको प्लास्टिक वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोसेस द वर्क पीस आर हीटेड टू प्लास्टिक स्टेट एंड देन प्रेशर इज़ अप्लाइड टू जॉइन दैम। इस प्रोसेस के अंदर हम बेस मेटल को टेम्परेचर तो ज़रूर देंगे, लेकिन इतना टेम्परेचर देंगे कि उसके मेल्टिंग पॉइंट से वो टेम्परेचर कम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं स्टील की प्रेशर वेल्डिंग करने की, तो स्टील का अगर मेल्टिंग पॉइंट 1400-1450 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम लोग तकरीबन 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करेंगे। फिर साथ में हम लोगों ने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है और दो पीसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। In this case, no filler metal is used. Some types of pressure weldings are as. इस केस के अंदर प्रेशर वेल्डिंग के अंदर किसी किस्म का कोई फिलर मेटल इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप रिकॉल करें जो हमने जॉइनिंग प्रोसेसेस देखे थे वो प्रोसेसेस थे ऑटोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हमने देखा कि जो हेट्रोजीनियस प्रोसेस है उसके अंदर फिलर मेटल बेस मेटल की कंपोजिशन से डिफरेंट इस्तेमाल की जाती है। होमोजीनियस के अंदर जो आपकी फिलर मेटल है वो बेस मेटल की कंपोजिशन से सेम इस्तेमाल की जाती है। ऑटोजीनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर हम लोगों ने जो फिलर मेटल इस्तेमाल नहीं करनी है। तो वी कैन से कि जो प्रेशर वेल्डिंग का केस है, अगर हम इसके अंदर वो प्रोसेस लागू करें तो वी कैन से कि जो प्रेशर वेल्डिंग है वो आपकी ऑटोजीनियस प्रोसेस है। इसकी कुछ टाइप्स हैं जो कि दर्जैल है, जिसमें स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग शामिल है। ये तीन जो टाइप्स है जो सामने आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है ये आपके कोर्स के अंदर शामिल है, जबकि जो बाकी अदर्स की टाइप्स हैं नो डाउट और भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं वो आपके कोर्स के अंदर शामिल नहीं। हम इन तीन में से वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्पॉट वेल्डिंग। द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट बीइंग जॉइंट इज़ रेज्ड लोकली बाय द पैसेज ऑफ हैवी करंट एट लो वोल्टेज थ्रू द कंपोनेंट एज शोन इन फिगर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको जो फिगर है वो भी दिखा दी जाएगी, ए भी दिखा दी जाएगी, फिगर बी भी दिखा दी जाएगी, जिसके अंदर आपको नज़र आएगा कि दो जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान में किस तरह से हैवी करंट को पास करवाया जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर हम जिन कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना है उन कंपोनेंट्स के दरमियान में हैवी करंट को पास करवाते हैं, जबकि जो वोल्टेज होते हैं वो हमारे लो होते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग कंडक्टर offering resistance to a flow of current, the electric energy is partially converted into heat energy and the temperature of the conducting metal is raised. जिस वक्त आप एक ऐसी मेटल जिसको आपने आपस में ज्वाइन करना है उनके दरमियान में से करंट को पास करवाते हैं तो रेजिस्टेंस की बुनियाद पर, रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो इतनी बढ़ती है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ये प्रोसेस इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि आपकी जो हीट एनर्जी है वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि आपका जो लोकलाइज टेम्परेचर जिस जगह पर आप लोगों ने वेल्डिंग को परफॉर्म करना है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इतना बढ़ता है कि वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम दर्जा हरारत तक पहुंच जाता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज़ दिस प्रिंसिपल। जनरली ये जो प्रिंसिपल है ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही प्रिंसिपल है। रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो अकर बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ द कंपोनेंट बीइंग जॉइंट ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो इलेक्ट्रोड बेसिकली आपके करंट को कैरी कर रहा है, आपके करंट को बेस मेटल तक पहुंचा रहा है।
उसकी जो क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन में आपका जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, वहाँ पर टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि वो बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर पहुँच जाएगा। द करंट इज़ देन स्विच्ड ऑफ and the weld is completed by squeezing the component tightly together between the electrodes। दो जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, उन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में आपने वर्क पीस रखा होगा, उस वर्क पीस को आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करनी है। सबसे पहले करंट सप्लाई होने के बाद वहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इतना बढ़ेगा कि वो जो पीसेस आपने इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में रखे हुए होंगे वो रेड आउट हो जाएंगे। जैसे ही आप देखते हैं कि वो रेड आउट हो गए हैं, उनको मेल्ट नहीं होने देना, आपने कोशिश करनी है जो टेम्परेचर है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम रहे। आपका टेम्परेचर जिस वक्त रिक्वायर्ड रेंज तक पहुंचेगा उस वक्त आपने करंट की सप्लाई ऑफ कर देनी है, और उसके बाद आप लोगों ने जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको स्क्वीज़ करना है, उनको दबाना है, ऐसे दबाना है कि जो इनके दरमियान मौजूद आपकी बेस मेटल है वो स्क्वीज़ हो, उसके ऊपर प्रेशर पड़े, तो आपकी वेल्डिंग हो जाएगी। The electrodes are made from copper since this metal has high thermal and electrical conductivity। आप जो इलेक्ट्रोड्स इस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बड़ी अच्छी है। तो जो वेल्डिंग का एक सीक्वेंस है, जो वेल्डिंग का एक फिनोमेना है, उसमें हमें यही दो प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर है। तो सबसे ज़्यादा सूटेबल आपका कौन सा रहता है जी? कॉपर के इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। दे आर आल्सो वाटर कूल्ड ऑन द लार्ज प्रोडक्शन मशीन्स टू प्रिवेंट देम ओवर हीटिंग। द कंप्लीट साइकिल event is controlled by an automatic timer। सॉरी, ये जो प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस अगर आप लार्ज स्केल के ऊपर करें और बार बार इसको करें तो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हम फिगर के ज़रिए इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। आप ये फिगर देखें तो ये दो ऊपर आपको बड़े बड़े इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं, जबकि उनके दरमियान में वर्क पीस नज़र आ रहा है। फिगर ए आपके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, जबकि जो फिगर बी है वो आपके राइट साइड पे है। जिस वक्त ये बार बार रिपीटेटिव काम किया जा रहा होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये काम रिपीट किया जा रहा होता है, तो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनके हीटअप होने का चांस बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर एक फैसिलिटी मौजूद है कि आप इनको वाटर कूल करें। पानी इनमें से गुजरता है इलेक्ट्रोड्स में से और इनको ठंडा करता हुआ आगे चला जाता है। ये जो डायग्राम है, ए डायग्राम, ये आपको अंडरस्टैंड करवाएगी कि जो प्रोसेस है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। एक साइड पर आपको ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है जहाँ से करंट की सप्लाई आपके दूसरी साइड पर लगे हुए इलेक्ट्रोड्स तक पहुँचाई जा रही है, जबकि इनके दरमियान में ऊपर वाली साइड पर आपको मूवेबल आर्म और नीचे वाली साइड पर आपको फिक्स आर्म नज़र आ रहा है। दैट्स मीन कि ये जो मूवेबल आर्म है ये ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ऊपर और नीचे मूव करवाना इसको ज़रूरी इसलिए है कि आप लोगों ने प्रेशर भी इन्हीं इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए अप्लाई करना है। जो मूवेबल आर्म और फिक्स आर्म है, इसके जंक्शन पर दूसरे एंड पर आप लोगों को जॉइंट किए हुए इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं, वर्टिकली इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रोड्स बेसिकली कॉपर के इलेक्ट्रोड्स, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि ये कॉपर के बने हुए इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये गर्म होने के चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए हम इनको वाटर कूल्ड भी रखते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसलिए ज़्यादा चाहिए हमें कि आपका करंट दरमियान में, इनके दरमियान में आने वाले जो वर्क पीस है उसको अच्छी तरह से करंट की सप्लाई मुहैया कर सके। इलेक्ट्रोड्स की टिप्स के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जो दो बेस मेटल है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप की गई हैं। जैसे ही आप करंट की सप्लाई को ट्रांसफार्मर से ऑन करते हैं तो ये जो मूवेबल आर्म्स हैं इनमें से करंट पास होता हुआ, इसी तरह से फिक्स आर्म में से करंट पास होता हुआ इलेक्ट्रोड्स तक पहुंचता है और इलेक्ट्रोड में से आपका करंट गुजरता हुआ बेस मेटल तक पहुंचता है। दो जंक्शंस जिनको एक दूसरे के करीब जिस वक्त लाया जाता है और डिफरेंट टर्मिनल के जंक्शंस हों तो आपको पता है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, करंट पास होता है और रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, उस रेजिस्टेंस से टेम्परेचर बढ़ता है। तो लोकलाइज वो जो इलेक्ट्रोड की टिप है वहाँ पर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि आपकी जो बेस मेटल है वो अप्रॉक्सीमेटली मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जाएगी। जैसे ही आपको नज़र आए कि आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर आपने अचीव कर लिया है, आप ट्रांसफार्मर से करंट की जो सप्लाई है उसको ऑफ करते हैं और जो मूवेबल आर्म है उस मूवेबल आर्म को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। इतना प्रेस करते हैं कि उसके ऊपर दबाव बढ़ता है, बेस मेटल के ऊपर दबाव पड़ता है। साथ ही पहले आप लोगों ने उसको गर्म किया और साथ ही उसके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई किया, तो आपकी बेस मेटल आपको जुड़ी हुई नज़र मिलती है, जैसा कि आपको फिगर बी के अंदर नज़र आ रहा है। वो ब्लैक सा स्पॉट आपको नज़र आ रहा होगा विच इज़ आपका रिक्वायर्ड वेल्ड, जो कि आपका
रिक्वायर्ड वेल्ड है। 2 इलेक्ट्रोड्स ऊपर है, ये बेसिकली दिखाया गया है कि उसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद ये जो जॉइंट है आपको मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी स्पॉट वेल्डिंग। क्लास के अंदर आपको इसकी असाइनमेंट भी दी जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसका उसके साथ हाजिर होंगे।